राहुल गांधी की आगामी भारत न्याय यात्रा नरेंद्र मोदी के हैट्रिक को रोकने में कामयाब होगी। यहां पर लगभग क्लीन स्वीप किया था। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 पर जीत हासिल की थी बीजेपी। आए कि उस गांव के मुसहर बरादरी के गरीब लोग भोजन नसीब नहीं है उनको, वो घास की रोटी खा रहे, तो उस पत्रकार को जेल भेज दिया जाए। आनंद तेल तुंबड़े से लेकर के न जाने कितने बुद्धिजीवी जेलों में ठूंस दिए गए, कुछ तो जेलों में ही मर गए। अंतिम भाषण में कहा था कि आज हम राजनीतिक रूप से एक होने जा रहे हैं, यानी 26 जनवरी 1950। लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय का सवाल अभी बाकी है। जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है, जब तक आर्थिक समता स्थापित नहीं होती है, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का लक्ष्य अधूरा है। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राहुल गांधी इस बार भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। जी हां, राहुल गांधी ने पिछले साल यानी सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक एक लंबी पैदल यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो अपने आप में ऐतिहासिक साबित हुई। वो बात अलग है कि उसके राजनीतिक फायदे कितने मिले, क्या कांग्रेस पार्टी को खड़े होने में उस यात्रा ने अपनी भूमिका अदा की, इसका विश्लेषण और मूल्यांकन होना अभी बाकी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में जो सांप्रदायिकता की बू आ रही थी, जो नफरत फैलाई जा रही थी और जो लोगों के मानस में डर और खौफ पैदा हुआ था, उसे बहुत कुछ कम करने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बड़ी सफलता हासिल की। और इतना ही नहीं, उस भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्य कांग्रेस के झोले में डाल दिए। पहले तो कर्नाटक जीता कांग्रेस ने, और उस कर्नाटक के बाद तेलंगाना में केसीआर के हैट्रिक बनाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और इसका मूल्यांकन सिर्फ एक उदाहरण से आप ले सकते हैं कि जिस महबूब नगर जिले में राहुल गांधी ने लंबी यात्रा की थी, 12 विधानसभा सीटों वाला वो महबूब नगर, 12 सीटें जो कभी बीआरएस के पास थी, यानी केसीआर के पास थी, वे सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी ने छीन करके तेलंगाना में सरकार बनाई और केसीआर के हैट्रिक लगाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो क्या राहुल गांधी की आगामी भारत न्याय यात्रा नरेंद्र मोदी के हैट्रिक को रोकने में कामयाब होगी? ये बड़ा सवाल है। और जैसे ही ये यात्रा शुरू होगी, इसकी तारीख, इसका एरिया, जो जिस रास्ते पर राहुल गांधी को चलना है, वो भी तय हो चुका है। ये यात्रा शुरू होने वाली है 14 जनवरी से और जाएगी 25 मार्च तक। खड़गे मणिपुर में राहुल गांधी को हरी झंडी दिखा करके भारत न्याय यात्रा को रवाना करेंगे। और ये यात्रा इस मायने में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मणिपुर से महाराष्ट्र तक हो रही है, मुंबई तक हो रही है। इस यात्रा में 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। वो राज्य जरा एक बार आप देख लें: मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, ये उत्तर पूर्व के 4 राज्य होंगे। फिर पश्चिम बंगाल में भारत न्याय यात्रा दाखिल होगी और पश्चिम बंगाल से निकल करके बिहार, फिर वहीं से झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से दाखिल होगी वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां पर राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उद्घाटन होगा, नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे।
लेकिन राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा उसके बाद उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी और यहीं से वो मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ेगी, उन राज्यों की तरफ जहां पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये एक ही रास्ते पर पड़ने वाले हैं। वो मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो चुनाव हार गए। वो छत्तीसगढ़ जो आदिवासी इलाका है, जहां पर लगभग सारे विश्लेषण ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आने वाली है, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। राजस्थान में एक रवायत है कि वहां पर हर 5वीं साल सरकार बदलती है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं का थोड़ा जलवा था, तो एक उम्मीद वहां पर भी थी। लेकिन इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। यहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा होगी। क्या इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में कुछ नया करने जा रही है? ये 3 राज्य वही हैं जो 2018 में बीजेपी से कांग्रेस ने छीने थे और फिर बीजेपी ने यहां पर लगभग क्लीन स्वीप किया था। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। राजस्थान की तो 25 में से 25 मार दी थी। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी और नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए थे। कहीं ये यात्रा इस ओर तो नहीं पड़ रही है कि वो अपने इतिहास को दोहराने जाएगी? यानी विधानसभा भले ही बीजेपी के झोली में गई हो, लेकिन लोकसभा कांग्रेस जीतेगी। ये इस न्याय यात्रा का राजनीतिक हासिल हो सकता है। फिर राजस्थान से निकल करके गुजरात, जो खुद नरेंद्र मोदी का अपना होम स्टेट है और पिछले 2.5 दशक से बीजेपी का एक छत्र शासन है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी ने एक तरह से रिकॉर्ड कायम किया था। उस गुजरात में जहां पर तमाम उत्पीड़न की घटनाएं और गुजरात मॉडल का जो उस समय फलसफा दिखाया गया था वो झूठा साबित हुआ। वहां से निकल करके फिर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर के वो यात्रा समाप्त होगी। 6200 किलोमीटर की यात्रा, थोड़ा सा फर्क है पिछले भारत जोड़ो यात्रा से। पिछली भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पैदल की थी, लेकिन इस बार चूंकि समय कम है, चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए ये यात्रा पैदल और बसों के जरिए होगी। यानी शहरों के बीच से जब ये यात्रा गुजरेगी तो राहुल गांधी पैदल मार्च करेंगे, सीधे जनता से जुड़ेंगे। लेकिन जहां पर सड़क पर चलना है, खाली सड़क पर, शहर से दूर, वहां पर ये यात्रा बसों के जरिए होगी। और अब मैं आता हूं उस मुद्दे की तरफ कि इस भारत न्याय यात्रा का मकसद क्या है। इसका मकसद है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। मैं पिछले दिनों ये बात कहता रहा हूं कि राहुल गांधी नेहरू के विजन और अंबेडकर के तेवर के साथ इस समय राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी का मूल्यांकन केवल इस पर नहीं होता है कि वो उनकी पार्टी चुनाव जीतती है या हारती है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक स्थायी इतिहास में अपना नाम अंकित कर लिया है कि एक ऐसे वक्त में जब देश में लगभग बुद्धिजीवी, पत्रकार और विपक्ष के लोग खामोश थे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए लोगों को दबाया जा रहा था, जेलों में ठूसा जा रहा था, वो पत्रकार अगर नरेंद्र मोदी के गोदी लिए हुए गांव से ही ये खबर निकाल करके ले आए कि उस गांव के मुसहर बिरादरी के गरीब लोग भोजन नसीब नहीं है उनको, वो घास की रोटी खा रहे, तो उस पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है। आनंद तेल तुंबड़े से लेकर के न जाने कितने बुद्धिजीवी जेलों में ठूंस दिए गए, कुछ तो जेलों में ही मर गए। उस वक्त राहुल गांधी खड़े होकर के, निडर होकर के पैदल यात्रा करते हैं और देश के लोगों को आश्वस्त करते हैं। अब ये जो
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का सवाल है, ये दरअसल उस संविधान सभा में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और अंतिम रूप से जहां संविधान बनता है, अंगीकृत किया जाता है, उस समय ये तीनों न्याय सबसे बुनियादी थे। अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि आज हम राजनीतिक रूप से एक होने जा रहे हैं, यानी 26 जनवरी 1950 से। लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय का सवाल अभी बाकी है। जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है, जब तक आर्थिक समता स्थापित नहीं होती है, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का लक्ष्य अधूरा है। और अगर आर्थिक विषमता ज्यादा बढ़ती है और सामाजिक लोकतंत्र कमजोर पड़ता है या सामाजिक लोकतंत्र बिखरता है, उसका सपना बिखरता है और पुराने समय की व्यवस्था को मजबूत किया जाता है, तो फिर जो राजनीतिक डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी। और आज जब सरेआम बाबाओं से लेकर के नेता तक जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिसके खतरे की तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार आगाह किया था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे बड़ी आपदा इस देश की करोड़ों दलितों पर होगी, इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को रोका जाना चाहिए। और आज वो हिंदू महासभा के लोगों का, जनसंघ के लोगों का, आरएसएस के लोगों का, रामराज्य परिषद के लोगों का जो ख्वाब था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसकी सरेआम मुनादी पीटी जा रही है। संविधान को बदलने के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ही लिख रहे हैं, बाकायदा लेख लिख करके उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है सामाजिक न्याय को स्थापित करने की, आर्थिक न्याय को स्थापित करने की। जब हिंदुत्व की बात होती है तो अंबेडकर एक बात को और कह रहे थे कि इस देश में बंधुता और न्याय, इन दो की बेहद कमी रही है, इसलिए न्याय और बंधुता को स्थापित करना ये ज्यादा जरूरी है। बंधुता उस हिंदू धर्म का कभी भी अंग नहीं रहा, वो बौद्ध धर्म से उस बंधुत्व को लेकर के आते हैं। गौर कीजिएगा, बाकायदा अंबेडकर इस बात को कहते हैं कि जो फ्रेटर्निटी है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो वहां से मैं ये शब्द नहीं उठा रहा हूं, बल्कि खुद भारत के बौद्ध धर्म में ये शब्द पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए बंधुता स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन न्याय किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। और राहुल गांधी उस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। राजनीतिक न्याय का हश्र तो इस समय ये है कि पार्लियामेंट को विपक्ष मुक्त बना दिया गया है, 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ है जब 100 से अधिक रिटन सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं पार्लियामेंट में। नई पार्लियामेंट बनाने का क्या मतलब है जहां पर विपक्ष ही मौजूद ना हो, जहां विपक्ष की आवाज ना हो। इसके पहले भी खड़गे से लेकर के और राहुल गांधी तक ने शिकायत की है कि जब भी वो बोलते हैं तो उनके माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। ये डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? तो ये राजनीतिक न्याय का सवाल कि जहां पर सत्ता पक्ष और उसके सामने विपक्ष भी उतनी ही मौजूदगी से जनता के सवालों को उठाए और अपना पक्ष रखे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात को और कहा था कि बिना विपक्ष के पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं होता है। यानी विपक्ष पहले है, सत्ता पक्ष बाद में है, लेकिन आज सत्ता पक्ष ने धकिया करके बाहर कर दिया है। तो उस राजनीतिक न्याय का सवाल है, डेमोक्रेसी के बचाने का सवाल है, संविधान को बनाए रखने, संविधान को लागू करने और संविधान में जो प्रावधान है उनको ठीक तरीके से स्थापित करने का आज सवाल सामने है। तो एक तो इस चुनौती से लगातार राहुल गांधी जूझ रहे और इस न्याय यात्रा में ये सवाल ज्यादा मुखरता के साथ उठाए जाएंगे। जो सामाजिक आजादी का मसला है, राहुल गांधी लगातार उसकी बात करते रहे हैं कि जो ओबीसी है उसको कास्ट सेंसस की जरूरत है। जब तक ओबीसी की आबादी नहीं पता चलेगी, तब तक यह भी नहीं पता चलेगा कि उस नीतियां कैसी होनी चाहिए, नीतियों में बजट का एलोकेशन किस रूप में होना चाहिए और
वो बहुत सारी जातियां हैं जो पीछे छूट गई हैं, उनको भी कैसे न्याय मिले, ये भी जरूरत है। इसलिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। दलितों और आदिवासियों के बारे में राहुल गांधी आरक्षण को बढ़ाने की बात करते रहे कि उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण हो। पिछले 70-75 साल में जो दलितों और आदिवासियों की आबादी बढ़ी है, उसके अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आदिवासियों और दलितों के आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश का वो इलाका जहां सीधी में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है भाजपा का कार्यकर्ता, उसके आत्मसम्मान का सवाल। उस छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो वो सवाल भी होगा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार जाती है, वहां पर अडानी जंगलों को काट करके तहस नहस करने लगता है। जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे कि जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अपना अधिकार होना चाहिए, वो इस देश के पहले मालिक हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उन्हें बनवासी बना करके, बनवासी कह करके उनके अधिकारों को छलनी कर देना चाहती है और उन्हें जंगलवासी बनाना चाहती है। लेकिन उन्हें नागरिक बनाना, संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सवाल भी सामाजिक न्याय के जरिए उठाया जाएगा इस यात्रा में। और आर्थिक न्याय का सवाल, राहुल गांधी नोटबंदी के समय से ही इस मुद्दे को उठाते रहे। 2016 में नोटबंदी हुई थी, फिर जीएसटी को लागू कर दिया गया, जिसको वो गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे। नोटबंदी ने जो घर की बचत थी, महिलाओं के पास जो अपनी बचत थी, जो मजदूर तबका था, वो तहस नहस हो गया। उसके पास पूंजी नहीं बची। सैकड़ों लोग लाइन में खड़े होकर के मर गए, लेकिन मोदी जी को कोई चिंता नहीं। उससे ज्यादा मार पड़ती है जीएसटी में, जब इस देश के जो मझोले व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो जीएसटी भरते भरते तबाह होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अव्वल तो जीएसटी का प्रावधान कैसे हो, ये तो न तो सरकार को पता था, तो भला दुकानदारों को कैसे पता होगा। साल भर तो ऐसे ही निकल गई उस उलझन में। एक बार नहीं, 3-3 बार जीएसटी के प्रावधानों को बदलने की जरूरत हुई। लेकिन अभी भी जीएसटी की वजह से जो मध्यम व्यवसायी है, जो छोटे दुकानदार हैं, वो पीड़ित हैं। ये आर्थिक न्याय का सवाल। दूसरा, कोरोना में जो हुआ, असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को एक भाषण ने हाँक दिया सड़कों पर। वो पैदल निकले, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनका रोजगार चला गया और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। गांव में वो रोजगार नहीं था और नतीजा ये हुआ कि जो लघु और मध्यम उद्योग था, वो चरमरा गया। उसकी वजह से मजदूर आज रोजगार पाने के लिए बेताब है। उसे 5 किलो राशन तो मिलता है, लेकिन उसके पास अपनी कमाई नहीं है। उसका आत्मसम्मान रोज छलनी होता है। वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना नहीं देख सकता। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। राहुल गांधी पिछले दिनों अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने की भी बात कर रहे थे बच्चों को। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का सपना भी दिखा रहे थे। लेकिन इस सरकार ने उस सारे सपने को ध्वस्त कर दिया। तो लोगों को मजदूरी मिले, काम मिले, रोजगार मिले, ये उस आर्थिक न्याय के मामले में सामने आएगा। और किसानों का सबसे बड़ा सवाल, वो किसान जिनकी आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उनको मिली सिर्फ लाठियां। 13 महीने का वो दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन, जिसमें 750 किसान शहीद हो गए, और तब वो केवल काले कानून वापस हुए। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी के जरिए अडानी का साया उन किसानों पर है।
उनकी आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन उनका जो नुकसान हुआ इस दौर में कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। बुंदेलखंड जैसे इलाके से लेकर के विदर्भ तक और तेलंगाना तक तमाम उदाहरण मौजूद हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से किसानों ने आत्महत्याएँ की, किसानों के जगह-जगह आंदोलन हुए लेकिन उन्हें लाठी और बंदूक के दम पर कुचल दिया गया। तो किसानों की आमदनी का, उनकी उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो, ये भी इस आर्थिक न्याय के ज़रिए सवाल आएगा। तो ये जो न्याय यात्रा होने जा रही है, वो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगी ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मणिपुर से होने वाली इस न्याय यात्रा में नरेंद्र मोदी का वो जुमला भी सामने आएगा, जब 2014 को याद कीजिए, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मणिपुर की उन महिलाओं को जिन्हें नग्न करके सरेआम रेप किया गया था, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो विभाजन किया गया, वो सवाल भी सामने आएँगे और इन सवालों का सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है, भले ही लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा कोई और निकले। हालाँकि इतिहास गवाह है कि जब-जब यात्राएँ हुई हैं, चाहे वो गांधी की यात्रा हुई हो या किसी और की यात्रा हुई हो, उन यात्राओं ने बड़ी भूमिका अदा की है। चंद्रशेखर ने भी यात्रा की थी। उन यात्राओं ने राजनीति को बदला है। ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो भारत न्याय यात्रा है, वो मुकम्मल साबित होगी और इस देश में जो बदलाव की आहट है, उस पर शायद आखिरी मोहर लगाएगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए देश नीति। शुक्रिया।